So recording. So last time we are discussing the metal deficient effect, है ना? So अपन metal deficient effect discuss कर रहे थे. So एक तो अपन ने metal deficient effects में deficient effect उसमें एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, है ना? ऐसे I remember that कि हमने डिस्कस कर लिया था, that is when the cation with the lower charge, cation with the lower charge is replaced by cation with the higher charge. ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. Lower charge is replaced by the cation with the higher charge. Cation with higher charge. ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. मतलब I think we have discussed this part. Yes, sir. B part जो अपन को डिस्कस करना है. B part जो अपन को डिस्कस करना है, that is the doping part. So doping of we'll read the doping of salts, other salts in a given salt. तो एग्जांपल लिख लेंगे. I think we have to discuss detail that doping को अपन एग्जांपल से डिस्कस करेंगे. So NaCl एक एग्जांपल अपन ऐसे ले लेते हैं. NaCl doped with SrCl2, मतलब ये डोपिंग होता ही है. और दूसरा डोपिंग अपन लिख सकते हैं, that is we can say that AgCl doped with cadmium chloride. तो ये डोपिंग वाले एग्जांपल अपन मेनली पढ़ते हैं जिनमें डोपिंग होता है, और मेनली अपन को ये दोनों एग्जांपल तो पढ़ने ही होते हैं डोपिंग के. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, दैट इज मैं चेक कर लेते हैं, पर डोपिंग को पहले एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं, फिर अपन इजीली दोनों में ही बता सकते हैं. बट एक एग्जांपल कभी कभी हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बताओ NaCl को किस सॉल्ट से जनरली अपन डोप करते हैं, या AgCl को किस सॉल्ट से डोप करते हैं. तो विल राइट दैट. अब ऐसा भी नहीं है कि मैं NaCl को इससे डोप नहीं कर सकता हूं, बट द साइज ऑफ मतलब Na पॉजिटिव और Sr2 पॉजिटिव इज नियरली सेम, इसलिए अपन उनसे डोपिंग करते हैं ताकि कैटायन के साइज थोड़े ऑलमोस्ट सेम. तो विल राइट दैट, जैसे अपने पास एग्जांपल लेते हैं अपन डोपिंग कैसे करते हैं. तो विल राइट दैट NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ऐसे अपन को पता है ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव आयन. रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा हुआ है. तो NaCl में स्ट्रक्चर अपन को पता है कैसे होता है. सो NaCl में अपन को पता है व्हाट हाउ द स्ट्रक्चर इज. सो अपन को डोपिंग का पार्ट पता है. Cl minus Na positive, Cl minus Na positive, like that. अब इसमें अगर SrCl2 का डोपिंग करना है तो Sr पे तो 2 कैटायन है और Cl पे -1 चार्ज होता है. थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं इसको. SrCl2 का अपन को डोपिंग. तो अगर हमें कैटायन और एनायन अगर इसमें ऐड करना है तो इससे हमें कैटायन और एनायन रिमूव भी करना होता है. तो अज्यूम कर लेते हैं कि भाई अगर अपन इसमें से SrCl2 को Sr पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कोई भी सॉलिड अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसमें चार्ज हमेशा बैलेंस होता है, ये मैंने आपको बताया. तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें से 2 पॉजिटिव चार्ज है तो मैं किसी भी 2 पॉजिटिव चार्ज को हटा देता हूं. एक इसको हटा देता हूं और एक इसको हटा देता हूं. कहीं से भी हटा सकते हो आप. और 2 Cl को हटाना होगा, क्योंकि अगर 2 सोडियम गायब होंगे तो 2 Cl भी गायब. तो मैं कोई भी 2 Cl हटा देता हूं, कोई भी आपकी मर्जी.
अगर उनको हटाओगे तो मैं लिखूंगा Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है और इधर एक खाली जगह हो जाएगा और Na पॉजिटिव। फिर अपन बिल्कुल वैसे ही वापस लिख लेंगे, ये भी एक खाली जगह होगी, बाकी पार्ट सेम है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो बाकी पार्ट में तो अपने पास सेम जैसे अपन को गिवन है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, अपन बता देंगे भाई Cl माइनस साइन Na पॉजिटिव आइन और फिर Cl माइनस साइन, इधर भी एक अपन खाली जगह छोड़ेंगे, बाकी पार्ट। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू राइट। भाई अगर हमें इसको डोप करना है तो डोपिंग के लिए हमें बाकी कैटायन रिंग को रिमूव करना होता है। इस पे दो पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पे +1 है, इसलिए हमने दो सोडियम को हटाया और दो Cl है तो दो सोडियम जाएंगे तो दो Cl भी जाएंगे। जब इसका इसमें डोपिंग करूंगा तो दो Cl हमने जो हटाए थे वो तो Sr से वापस आ गए, अपने दो Cl जो आपने रिमूव किए थे वो तो आपके Sr से वापस आ गए क्योंकि वहां SrCl2 था, तो Cl तो हमारा वापस आ गया SrCl ऐड करने से। लेकिन स्ट्रोंशियम आयन या तो यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, स्ट्रोंशियम आयन एक ही जगह हो सकता है। तो अपन मान लेते हैं अगर कि अगर स्ट्रोंशियम आयन यहां पर प्रेजेंट है तो उधर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अगर स्ट्रोंशियम आयन यहां आएगा तो फिर वहां वो खाली जगह रह जाएगी, और जो खाली जगह रह जाएगा तो जिसको अपन बोलते हैं होल्स आर जनरेट, होल्स आर क्रिएट। अगर होल्स क्रिएट होगा तो लेटेस्ट पॉइंट पे खाली जगह होगी, और खाली जगह होगी तो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा। अगर खाली स्पेस होगा बीच में तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। वैसे भी अगर हम चेक करें तो हम सॉलिड्स में डिफेक्ट्स इसलिए जनरेट करते हैं ताकि सॉलिड की कंडक्टिविटी बढ़े। हम सॉलिड्स को कंडक्टर बनाने के लिए ही उसमें डिफेक्ट्स लेके आते हैं। तो अपन कहेंगे सर फिर तो मुझसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब SrCl2 को डोप करेंगे तो बताओ कितने परसेंट वैकेंसीज बनेंगे। दिस इज अ वैकेंसी ना, तो अपन कहेंगे भाई चार्ज देख के बता दो, इसके और इसके चार्ज को कंपेयर करके बता दो। भाई इसके लिए मैंने दो सोडियम हटाए होंगे और एक ही जगह अगर वो आएगा स्ट्रोंशियम तो फिर उस केस में 50% वैकेंसीज जनरेट हो जाएंगे। जितने SR होंगे उतने ही वैकेंसीज जनरेट। अगर आप 20% इसको डोप करोगे तो फिर 20% ही वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। तो अगर मान लेते हैं, क्योंकि आपने मुझसे ये भी कहा था कि भाई NaCl में CdCl2 भी डाल सकते हैं, AgCl में SrCl2 भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सर मैं इसमें AlCl3 ऐड कर दूं तो अपन कहेंगे ठीक है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। AlCl3 ऐड करूं तो फिर एक एल्यूमिनियम को डोप करने के लिए मुझे 3 सोडियम हटाने पड़ेंगे, 3 एक और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है तो किसी भी एक सोडियम की जगह ही आ पाएगा एक एल्यूमिनियम। तो फिर इसमें तो जितने एल्यूमिनियम ऐड करूंगा उससे डबल, मतलब जितना मोल्स, जितना नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऐड करूंगा उसके डबल वैकेंसीज जनरेट। क्योंकि एक एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है आपने 3 सोडियम हटाए होंगे और 3 Cl, तो 3 Cl तो मुझे वापस मिल जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम एक ही जगह हो सकता है 3 सोडियम की जगह। तो जितना नंबर एल्यूमिनियम का ऐड करेंगे अपन उसके डबल नंबर्स में वैकेंसी जनरेट हो जाएगा। हाँ तो ये तो बड़ा इजी है, हम तो चार्ज को देख के बता देंगे ना कि भाई इस पे 1 चार्ज था, इस पे 3 चार्ज है, तो बता दूंगा कितना वैकेंसी जनरेट। So that is how we can, this is called doping, जिससे कि होल्स जनरेट होंगे। अगर होल्स जनरेट होंगे तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड बढ़ता है। So that is about the doping of salt, right? So एक तो ये होता है कि भाई मेटल अपन ने लिखा दैट इज डेफिशिएंट डिफेक्ट, और एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, सो अब कंडक्टिविटी की बात करेंगे
और ऐसे ही अपन जैसे डोपिंग कर रहे हैं ना, इसमें ही अपन डिफरेंट मेटल्स को डोप करके हम सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करना चाहूंगा कि इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है। यहाँ पर अपन ने सिर्फ डोपिंग को डिस्कस किया। अभी यहाँ पर सिल्वर आयन को आप कैडमियम से रिप्लेस करोगे, वी नो दैट वहां पर भी इसका चार्ज +1 है और इसका चार्ज +2 है, तो 50% वैकेंसी, जितना कैडमियम ऐड किया उतना ही वैकेंसी जनरेट होगा। दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट। भाई इसमें एक मेटल मतलब कैटायन डेफिशिएंट, कैटायन का नंबर अगर कम होता है तो उसी को अपन कहते हैं मेटल डेफिशिएंट, राइट। सो विल राइट दैट मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट अपन को समझ में आ गया। नाउ वी कैन राइट दैट मेटल एक्सेस मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब है कैटायन का नंबर ज्यादा है और एनायन का नंबर कम है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे अपन इसमें लिया वैसे इसमें भी ले लेते हैं ऐसे। When the solids are heated with the solids are heated with the metal, ठीक है ना। So when the solids are heated with the metals, तो अपन एक बार देख लेते हैं ऐसे एग्जांपल के लिए। NaCl is heated with sodium metal। तो चलो एक बार देखते हैं, फिर अपन लिखेंगे और एग्जांपल कैसे। मेरे पास NaCl है, इसमें बहुत सारे Na और Cl होंगे ऐसे, तो मैं NaCl को ना स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखता हूं। थोड़ा सा इजी पड़ता है अपन को, ये दिखता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसे अपने पास सोडियम सॉलिड होता है, तो मैंने इसमें हर एक सोडियम के अराउंड 4 Cl है, एक बाहर होता है एक पीछे होता है, बिकॉज ऑफ डबल वाइड में होता है, भी होता है। तो ठीक है, वो स्ट्रक्चर अपन को पता है, बट अभी अपन बोर्ड पे दिखाने के लिए बस उतना ही लिखेंगे जितना अपन कंसेप्ट के लिए लिखेंगे। तो देखो, अगर अपन इसमें ना ये NaCl का सॉलिड अपने पास है और मैं इसको हीट करता हूँ सोडियम वेपर से। अब हीट करोगे तो सोडियम वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सोडियम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सोडियम जो होगा वो अब ऑब्वियसली बात है, ये तो 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है। ये सोडियम जो होगा ना वो इसमें से, ये जो सॉलिड होगा ना, इन सॉलिड में से क्लोरीन को लेके भाग जाएगा। भाई उसको सिर्फ क्लोरीन चाहिए, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अगर वो किसी क्लोरीन को लेके जाएगा, सपोज करते हैं अपन कि भाई ये इस क्लोरीन को लेके चला, ये इस क्लोरीन को लेके चला, तो फिर अपने पास सॉलिड क्या बनेगा अपने पास, तो अपन कहेंगे भाई अब थोड़ा छोटा बना लेते हैं सॉलिड है, क्योंकि अगर उस सोडियम को लेके उस क्लोरीन को लेके जा रहे हो तो थोड़ा छोटा बना, इतना सारा लिखने की जरूरत क्या, उसमें थोड़ा सा अपन को ज्यादा की जरूरत। तो अपन कहेंगे कोई भी बहुत बड़ा सॉलिड होगा, सॉलिड में तो बहुत सारे कैटायन होंगे, तो अगर उसको लेके भागेगा तो क्या होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई उस केस में ये Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव Cl माइनस, और अपन यहाँ लिखेंगे Cl माइनस Na पॉजिटिव, और यहाँ से Cl को लेके चला, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अच्छी बात है, लेकिन एक बात तो है कि अगर Cl को लेके चला गया ना तो मुझे वहां पर होल तो दिख रहा है, कैटायनिक वैकेंसी, वहां पर एनायनिक वैकेंसी तो दिख रही है। अगर वैकेंसी दिखेगा तो इसका मतलब है कि वहां होल जनरेट हुआ, होल जनरेट हुआ मतलब कंडक्टिविटी बढ़ने वाली। अब ये जो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन तो इस सोडियम ने दिया होगा, किसी एक साइड वाले सोडियम ने दिया होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि ये तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन को देने के लिए, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आता है, वो क्या करेगा उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने इसे दिया था, तो इस क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को कहा भाई मुझे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा सोडियम है जिसके साथ आप हीट कर रहे हो वो मुझे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मैं उसके साथ बॉन्ड बनाऊंगा, तो वो ऐसे।
और ये वेपर्स के फॉर्म में हट जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो हमारा मेन सॉलिड था, जो सॉलिड अपने पास था, ये सॉलिड, इसमें तो वैकेंसी जनरेट हो गई, ये सॉलिड में ये तो वैकेंसी जनरेट हो गई। और वैकेंसी का क्या वहां पर इलेक्ट्रॉन है, एग्जैक्टली होल तो नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाँ, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात तो इसमें भी करते हैं, लेकिन इसमें सीधा सीधा खाली जगह जनरेट। तो अपन कहेंगे ठीक है, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन वाला जगह है ना, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, खाली जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अपन एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज एफ सेंटर, है ना। तो इसको अपन करते हैं फार बेंजीन सेंटर। वो एफ सेंटर, मतलब कभी भी अपन को ये पूरा नाम नहीं बोलना होता है, हमको सिर्फ एफ सेंटर से बोलना। अब होता क्या है कि भाई NaCl में ये एफ सेंटर्स कैसे जनरेट हुए, विन होता है। अब इसमें NaCl में एनाइन कम हो गया, क्योंकि एक एनाइन चला गया ना उसके साथ, Na के साथ। अब जितने मोल सी ऐड करोगे उतने मोल Cl जाएंगे। तो अगर एनाइन चला गया तो कैटायन का नंबर इसमें ज्यादा है Cl के कंपेयर। कैटायन का नंबर ज्यादा है, इसलिए आप मेटल एक्सेस। So the number of cation is greater than number of anion. That's why you are telling the it is a metal exchange. भाई इसमें कैटायनिक ज्यादा है anion से, इसलिए मेटल exchange। अब इसमें F सेंटर्स जनरेट हो गए। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो जब इस सॉलिड पे लाइट पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन में ट्रांजिशन भी शो करेगा। भाई वो लाइट को कोई, लाइट का एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके बाकी को रिमिट कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन में अगर ऊपर और ट्रांजिशन शो करेगा तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो कलर भी दिखेगा। अगर देखा जाए तो NaCl तो कलरलेस होता है। भाई ये 281 था और ये 287 था, इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया हमने, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर उसे ऑब्वियसली बात है, अपन क्या कहेंगे, इट शुड बी कलरलेस। लेकिन NaCl इज कलर्ड। अगर आपने मतलब कभी कभी किसी ने देश, जैसे अपन सब में से काफी मतलब स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मतलब सी के पास मतलब नमक को देखा हुआ रखा होगा, जो क्रूड नमक होता है NaCl सॉल्ट, वो थोड़ा सा येलोइश होता है। वो व्हाइट कब कन्वर्ट होता है, जब हम उसको ब्लीच करते हैं। वो ब्लीच करने के बाद वो व्हाइट हो जाता है, फिर पॉलिश वॉलिश करके टाटा सॉल्ट, पॉलिश करके आयोडीन डाल के उसमें थोड़ा सा, और फिर वो टाटा। तो अदरवाइज द क्रूड ऑयल, द क्रूड NaCl इज येलोइश कलर। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ F सेंटर्स, द प्रेजेंस ऑफ F सेंटर्स, the colorless solids acquire the color. Colorless solids acquires the color, the colors. ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे NaCl होता है, पर इवन LiCl भी, LiCl में भी होता है, NaCl में भी होता है, KCl में भी होता है, ये सब कलरलेस होते हैं। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ F सेंटर ये अपन को पिंक दिखता है, ये येलो दिखता है, और ये वायलेट दिखता है। सो दीज आर द कलर्स बिकॉज ऑफ द राइट, इसमें F सेंटर्स की वजह से। सो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि भाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट है क्या। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब जिसमें अपन सॉलिड को हीट करेंगे मेटल, दैट इज मेटल, ठीक है। तो एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट अपन बता सकते हैं व्हेन द सॉलिड्स आर हीटेड विद द मेटल्स, जो इसमें मेटल की वजह। अब अपन एक पार्ट लिख देते हैं, किसी भी मेटल से हीट करने से अच्छा है कि अपन लिखें विद कॉमन मेटल। मतलब कॉमन मेटल मतलब वो मेटल जो इसमें प्रेजेंट है, उसी मेटल से आप हीट करें। तो ये
दैट इज राइट। तो अपन इसको एफ सेक्टर्स बोलते हैं। अब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई दूसरा अपन ले लेते हैं, एक और अपन इसमें लिख लेते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ना। तो अपन कहेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको हटाना चाहूंगा फॉर सर ये प्रेजेंट। थर्ड टाइप का डिफेक्ट है ना? कौन सा ये मेटल मेट, अपना मेटल डिफेक्ट के बाद और एक है ना? मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बाद ये बी हो जाएगा ना, इसका ए पार्ट, और इसमें और अपन एक टाइप का लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट। ठीक है ना। तो सर उसका आप स्पेलिंग बड़ा लिख सकते हो क्या? थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये वाला, नहीं, वो डिफेक्ट का जो नाम लिखा ना आपने वो। ये वाला हाँ। ठीक है। अपन ने लिखा विथ के बाद लिखा था कॉमन, ये तो अपन ने कॉमन मेटल लिखा था यहाँ पर, है। यहाँ पर मैंने लिख दिया था कि अपन उसी मेटल से हीट करेंगे जो मेटल अपन का, जो मेटल इसमें प्रेजेंट होगा उसी मेटल से हीट कर देंगे। दूसरा अपन ने लिखा है यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। So due to the presence of extra electron in the empty space, extra cation in the interstitial site। अब यहाँ पर interstitial मतलब खाली जगह, अपन को पता है, पहले से ही बताया ऊपर, interstitial is the empty space और empty space। अब इस टाइप का डिफेक्ट जो है, मैं ऊपर वाले पार्ट को हटा देता हूँ क्योंकि फिर यहाँ नहीं लिखता है, राइट ना। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई अगर कुछ पूछना होगा तो, किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा, अब ना जैसे अपन बोलते हैं कि अपन ने पढ़ा हुआ है, जैसे अपन हमारे पास गिवन होता है, कभी कभी वैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ जो अपन सबको पता है। देख होता क्या है ना कि एग्जांपल एक लेता हूँ कि जब हमारे पास जिंक ऑक्साइड होता है, तो जिंक ऑक्साइड ना व्हाइट कलर होता है ना, व्हाइट सॉलिड होता है ये जिंक ऑक्साइड। थोड़ा बड़ा अपने पास जिंक ऑक्साइड है, ये सॉलिड है और ये व्हाइट सॉलिड होता है ये ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड इज अ व्हाइट सॉलिड। अब अपन क्या करते हैं ना, लेकिन हमें एक बात पता है कि जब ये जिंक ऑक्साइड को अपन हीट करते हैं ना, तो ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट इनटू, ये रहता जिंक ऑक्साइड है लेकिन ये सॉलिड दिखता है अपन को, लेकिन ये ना येलो कलर का दिखता है। और जब ठंडा होता है ना ऑन कूलिंग, यही जब वापस कूल होगा तो वापस कन्वर्ट हो जाता है, वापस वो व्हाइट हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन मोस्टली स्कूल में अपन को बताया जाता है कि अगर हम स्कूल में प्रैक्टिकल्स करते हैं तो अपन को पता रहता है। जिंक ऑक्साइड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, क्योंकि जिंक के नंबर ऑफ टेस्ट बहुत कम होते हैं, तो पहचानने का तरीका ये भी है। बिल्कुल वैसे ही अपन लिथार्ज की बात करते हैं कि भाई अपने पास लेड ऑक्साइड है, ये खुद येलो होता है, लेकिन जब अपन इसे हीट करते हैं तो हीटिंग से ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कूलिंग से वापस ये येलो में कन्वर्ट। ये तो बड़े अच्छे कलर्स अपन को दिखेंगे, भाई दोनों में ही कलर्स दिख रहे हैं अपन को, तो अपन को पता है क्या। तो अपन कहेंगे हीटिंग से होता क्या है। तो
The color changes due to the presence of extra cation. The color changes due to presence of extra cation due to the presence of an electron given by extra. तो अपन कहेंगे सर इसमें मतलब ये कैसे दिया अब तो वो बता दो बाय cation. जिंक ऑक्साइड क्या होगा जब अपन जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे ना तो ऑन हीटिंग उस सॉलिड में से थोड़ा बहुत जिंक डिकम्पोज हो जाएगा. जिंक ऑक्साइड अगर जिंक ऑक्साइड डिकम्पोज होगा तो अपन कहेंगे सर इसमें तो जिंक +2 था ऑक्सीजन -2 था लेकिन ऑक्सीजन जैसे लिक्विड तो फिर तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है तो अपन कहेंगे इसके इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो विजिबल रीजन में ट्रांजिशन दिखाते हैं जिसकी वजह से उसमें करना. इनमें से जो अपन कहते हैं ना कभी कभी कुछ सॉलिड्स जो होते हैं उनको हीट करो तो डिफरेंट कलर दिखता है और कूल करो तो वापस डिफरेंट कलर हो जाता है. तो उसका रीजन होता है कि उसमें जो हीट करने से कुछ सॉलिड का पार्ट डिकम्पोज हो जाता है थोड़ा सा सॉलिड का पार्ट और डिकम्पोज होने से क्या होगा वो एक्स्ट्रा कैटाइन बनाएगा और वो एक्स्ट्रा कैटाइन इलेक्ट्रॉन देगा. ऑक्सीजन तो लिबरेट हो गया तो अपन को इलेक्ट्रॉन देगा. ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन में ट्रांजिशन शो होता है जिसकी वजह से कलर. So these electron shows transition and visible. Electron shows transition and visible. In visible. ठीक है और रीजन तो अपन ऐसे बता. इसमें भी ऐसे होता है लेड ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा और रीजन वही रहेगा जो बनने. So that is electron. That is metal X. तो मेटल एक्सेस अपन ने कैसे कर लिए तो अपन कहेंगे देखो भाई एक अपन ने क्या किया मेटल एक्सेस बनाने के लिए हमने मेटल से हीट करके क्लोरीन निकाल दिया तो कैटाइन का नंबर बढ़ गया. मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब कैटाइन बढ़ा दो एनाइन के कंपेयर. इसमें क्या किया अपन ने हीट करके हमने अब कैटाइन तो वेपराइज हो नहीं सकता ऑक्सीजन ही जा सकता है गैस जैसे तो इसमें से ऑक्सीजन को हटा दो तो कैटाइन अपने आप बढ़ गया. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब हो गया कैटाइन का नंबर ज्यादा होना चाहिए एनाइन से और मेटल डेफिशिएंट का मतलब हो गया कैटाइन का नंबर कम होना चाहिए एनाइन से. दैट इज व्हाट वो मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट. राइट. सो वी गॉट दैट व्हाट इज मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट. अब अपन थोड़ा सा सेपरेटली मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि भाई ये तो मतलब मेटल एक्सेस और डेफिशिएंट डिफेक्ट हो गए और ये डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स वाला पार्ट अपना खत्म हो. अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करना होता है सॉलिड्स. तो अपन पहले एक बार इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं है ना. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. सो आई विल राइट दैट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आप कंडक्टिविटी की बात करोगे क्योंकि अगर सॉलिड्स हैं और उनका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अगर अपन को डिस्कस करना है तो ऑब्वियसली बात है आप कंडक्टिविटी की बात करोगे कि व्हाट इज कंडक्टिविटी है ना. The conductivity of solid is in the order of मतलब सॉलिड्स कुछ नॉन कंडक्टर्स भी होते हैं जैसे इंसुलेटर होते हैं प्लास्टिक वगैरह और कुछ बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं और कुछ बहुत कम कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं. इज इन द ऑर्डर ऑफ बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है पर ओम पर एम के से कंडक्टिविटी बहुत कम भी हो सकता है इंसुलेटर्स का और कंडक्टर्स का ज्यादा. वैसे सेमीकंडक्टर कंडक्टर एंड इंसुलेटर का पार्ट बैंड मॉडल से अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा डिस्कस किया. उसी को मैं एक मतलब वो बना के कि भाई कैसे अपन बैंड मॉडल से बता सकते हैं वो थोड़ा सा अगर अपन चेक करेंगे तो अपन
वैसे बता सकते हैं बैंड मॉडल से। तो अगर अपन चेक करेंगे व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, राइट। तो अपन एक बार देख लेंगे। अब मैं आपको कंडक्टर्स बता देता हूं। तो जो अपन ने बैंड मॉडल में पढ़ा था, बैंड मॉडल में अपन ने ऐसे बैंड्स बनाए। यहाँ पर इसको लिखा था अपन ने कंडक्शन बैंड और इसको लिखा था अपन ने वैलेंस। तो मैं यहाँ पर मतलब अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इधर भी लिख सकते हैं, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंस अपन एक बार पढ़ चुके हैं तो आप डायरेक्टली सीधा सीधे बता दो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं कि कंडक्टर्स में कैसे बनाओगे। कंडक्टर्स में आप कैसे बनाओगे बैंड मेटल और बैलेंस बैंड मॉडल और कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर में कैसे बनाओगे आप, और इंसुलेटर्स में कैसे बनाओगे आप, वो ठीक है ना। तो अब हमने क्या कहा था कि भाई जो कंडक्टर होते हैं ना, उनमें जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बॉन्ड है वो आपस में ओवरलैप। आप एक साथ भी बना सकते हो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ना। मैंने तो बस ऐसे बताया कि मतलब इसके जस्ट नीचे आप बना सकते हैं इसको। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन, ये दोनों आपस में ओवरलैप। और अपन बता सकते हैं कि भाई ये मेटल्स में ऐसा है, एग्जाम्पल के लिए अपन बोल सकते हैं मेटल्स में ऐसा, क्योंकि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो जो उनके कंडक्शन बैंड होंगे वो बैंड मॉडल ऑफ अपन ने सी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पढ़ा हुआ है। मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी जस्ट अबव द सरफेस ऑफ शीट। अगर वो जस्ट अबव द सरफेस ऑफ शीट होगा तो ऑलरेडी मूव करते रहते हैं फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन। इसमें कंडक्टिविटी अगर अपन लिखेंगे तो द कंडक्टिविटी विल बी फ्रॉम 10 to the power of 4 to 10 to the power of 7 पर ओम पर ये ऑलरेडी अपन को पता है, ठीक है। अब अपन कहेंगे सेमीकंडक्टर्स में, तो अपन कहेंगे सेमीकंडक्टर्स में ना अब कंडक्टिविटी इसमें भी लिख देते हैं भाई। द कंडक्टिविटी इज फ्रॉम 10 to the power of 4 to 10 to the power of -8 पर ओम पर तो इसमें बैंड मॉडल और कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा गैप होता है, मतलब इतना ही गैप होगा, दैट इज द, इसको अपन फॉरबिडन गैप बोलते हैं, एग्जैक्टली सेम। और भी का मतलब ऐसे forbidden। तो दिस फॉरबिडन गैप इज वेरी स्मॉल, ये जो गैप है ना ये बहुत छोटा है, इसको अपन कहते हैं फॉरबिडन, ये बहुत छोटा, इज वेरी स्मॉल। अब ये स्मॉल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं ना, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो यहाँ से वैलेंस बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड जो यहाँ पर रहेंगे ना इलेक्ट्रॉन, वो इजीली यहाँ जा तो नहीं सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो चले जाते हैं। इवन रूम टेम्परेचर पे थोड़ा एनर्जी तो होता ही है, उससे ही चले जाए। टेम्परेचर कम भी करोगे तो भी उसमें इतना कम टेम्परेचर चाहिए कि इजीली उसमें जा सकते हैं, तो कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन गो इनटू द कंडक्शन। बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, ऐसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अपन को पता है मेटालिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से number of electron in the conduction band increases. So if the crowd increases, then there is a collision between the electrons. Collision होगा तो उनका speed to travel decrease. That is called resistance, right? Semiconductors में we know that the forwarding gap is very less. So example अपन के पास है semiconductors में, graphite अपने पास example होता है semiconductors का, that is semiconductor.
इंसुलेटर में द फॉरवर्डिंग गैप इज वेरी वेरी लार्ज, तो इसमें अपन कहेंगे 10 to the power of minus 8 to 10 to the power of minus 27 per ohm per meter। तो इसमें अपन कहेंगे कि जो गैप है मतलब कंडक्शन बैंड का जो गैप है अपन यहाँ पर लिखेंगे दैट इज लाइक दिस, ये और ये जो गैप होता है वो काफी बड़ा होता है। तो ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। तो इससे ना इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाता, लार्ज फॉरवर्डिंग। तो हीट करने से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने जाएगा। And we just write that example as rubber और प्लास्टिक वगैरह उस they wood हो गया, तो they do not conduct electricity in any case, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। So this is about the conduction। और एक बात ध्यान रखना, अपन जो क्लास में लिख रहे हैं ना, इसके अलावा अपन से कोई कुछ नहीं पूछता थ्योरेटिकल पार्ट। इसलिए अपन क्लास में जो कर रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, तो ये अपन को बहुत अच्छे से आना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने का, मेंस में भी एडवांस में भी। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना, वरना अपन ने सब कुछ पढ़ा, नंबर्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप नंबर का चेंज कर लोगे, ये थोड़ी चेंज कर सकते हैं, ना ही आप कंसेप्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप कंसेप्ट चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको 2 सॉलिड्स बताए ना, अभी और भी सॉलिड्स बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपन को मोस्टली 99% इसी से पूछेंगे, इसलिए मैंने उसका डिकम्पोजिशन भी बताया। बाकी सॉलिड में शायद पूछ लें, तो आप अपने आप डिकम्पोज करके बता दोगे, बताया तो था सर ने कैसे, वो बात है, ठीक है ना। तो अपन ने देखा मेटल में मतलब कैसे कंडक्टिविटी अपन बताएंगे, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और राइट ना। तो इसमें तो जो बैंड है फॉरवर्ड एंड बैक, इसमें तो बैंड्स आर ओवरलैपिंग। अगर बैंड ओवरलैप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो कंडक्टर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन कंडक्शन, तो उनका कंडक्टिविटी तो बहुत है जैसे मेटल्स, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं। सो ये इनका मतलब एक ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये मेटल, ये जो कंपाउंड होगा इसकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टीज की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। अब इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज मतलब उसको क्या समझे हम, तो अपन कहेंगे फॉरवर्डिंग गैप छोटा होता है, तो इंटरनल प्रॉपर्टीज की वजह से अपन ऐसे लिखते हैं, तो इसको अपन सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, मतलब उसके अपनी इंटरनल प्रॉपर्टीज की वजह से वैसे कंडक्ट करता है। सो मैं इसको सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर वो भी। अब इंट्रिंसिक मतलब होता है कि उसकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टीज की वजह से वो कंडक्टिविटी शो कर रहा है, और वो क्या होता है, तो अगर अपन ने पढ़ा होगा ना, तो देखना ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, हेक्सागोनल शेप। ये अपन को पता है ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल शीट्स में होता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं। तो अपन कहेंगे उसमें ना पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो अपन को पता है आप अगर अपन चेक करेंगे तो ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइजेशन, ऐसे डिलोकलाइजेशन। तो ये पाई बॉन्ड ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं तो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, सरफेस पे ऑलरेडी वो रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से मूव कर रहा होता है। तो अगर वो मूव कर रहे होते हैं तो अपन कहेंगे भाई फिर उस केस में तो वो डिलोकलाइजेशन की वजह से अपन कहेंगे, तो कहीं भी बता सकते हैं पर वो डिलोकलाइजेशन ऐसे भी कर सकते हैं आगे। तो डिलोकलाइजेशन की वजह से उस पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्शन बैंड में भी चला जाता है, लेकिन अगर अपन हीट कर दें तो सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से वो कंडक्टिविटी शो करता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। तो ये वर्ड तब भी जब भी आएगा, एक दो वर्ड आते हैं, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक का मतलब अच्छा वो कंपाउंड का इंटरनल प्रॉपर्टी ऐसा था कि वो फिनोमेना शो करेगा। एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया कि हमने बाहर से कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो
कंडक्टिविटी शो कर रहा है। जैसे डोपिंग हो गया, हीटिंग से अपन ने इलेक्ट्रॉन जनरेट कर लिया, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने बाहर से कुछ ऐसा किया ना जिसकी वजह से वो कंडक्शन शो कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अपन अब इसमें ऐसे कुछ और लिख लेते हैं कंडक्टिविटी को। अपन लिखेंगे कंडक्टिविटी इज, अब मैं लिख देता हूँ क्योंकि डिक्टेट करूंगा तो मे बी पॉसिबल, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, या मैं डिक्टेट भी कर सकता हूँ कि कंडक्टिविटी ऑफ, राइट ना, जो इंस्ट्रिंसिक कंडक्टर्स है ना, सो कंडक्टिविटी of semiconductors, semiconductors can be increased by doping। अपन डोपिंग करते ना उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा, कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग। तो अगर अपन डोपिंग करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। सो अपन क्या करेंगे, द डोपिंग इज डन बाय, डोपिंग कैसे करेंगे, तो अपन ने क्या किया, अपन को पता है अब ग्रेफाइट आप कार्बन लिख रहे हो, मैं उस पूरे ग्रुप को ही लिख सकता हूँ, सिलिकॉन है, टिन है, लेड है, ये सब सेमीकंडक्टर। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी सब में भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो अपन उसमें सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। सो द डोपिंग इज डन बाय एडिंग द impurity which is either the electron rich or electron deficient, या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, दोनों में से अपन किसी को भी ऐड करते हैं। तो चलो भाई देखते हैं अपन ऐड कैसे। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है, आपको पता है ग्रेफाइट सिलिकॉन, मैंने पूरा ग्रुप लिखा, ठीक है। तो अपन उसमें चेक करते हैं कि अपन कैसे बताएंगे डोपिंग। तो एग्जांपल लिखते हैं डोपिंग का, है ना। तो अपन कहेंगे एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रॉन रिच। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिच बताना है तो इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग बाय एलिमेंट ऑफ ग्रुप 50 and electron deficient doping by element of group 30 of group। चलो भाई देख लेते हैं 13 ग्रुप में कैसे अपन डोपिंग करेंगे, तो वो अपन डोपिंग बता देते हैं। अब इसको ना मैंने इसलिए ऐसे लिखा पहले कि भाई अपन ऐसे लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये थोड़ा थोड़ा आइडिया अपन को 10th क्लास में भी था, और सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं तो 11th और 12th में भी। तो चलो बनाते हैं, अपन एक काम करते हैं 13 ग्रुप एलिमेंट लिख लेते हैं, 14 ग्रुप एलिमेंट लिखते हैं और 15 ग्रुप एलिमेंट, ये अपन को पता है। तो 13 ग्रुप में अपन लिखते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, राइट ना, गैलियम, इंडियम और 14 ग्रुप में अपन लिखेंगे कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, टिन एंड लेड। और 15 ग्रुप में अपन लिख लेंगे दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो अपन लिखेंगे आर्ट्स ने एंटीमनी एंड बेस। हम सबको पता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। अब पता क्या करो, जब आप इनमें से इन, अब डोपिंग इनमें करना होता है, ये अपने पास। अब इसमें अगर इसको डाल दो, इनमें से किसी को भी इसमें डाल दो,
तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन में आपने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग होगा। इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग होगा तो मैं उसको कहूंगा इन दोनों के डोपिंग से एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर मैं इसको इससे डोपिंग करूंगा तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3, 1 इलेक्ट्रॉन कम रह गया, पी टाइप से। अब अपन पता क्या, थोड़ा याद भी रख सकते हैं सर, एन टाइप ही कोई नेगेटिव टाइप से तो नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा बच रहा है, आप नेगेटिव बोल रहे हो, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो आप पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर तो उससे नहीं बोल रहे ना, क्योंकि आपने एन टाइप, पी टाइप, ये एन और पी है क्या? हाँ, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एन टाइप मतलब नेगेटिव, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से एन टाइप बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया, डेफिशिएंट हो गया, तो पॉजिटिव टाइप इंडिकेट वो सेमीकंडक्टर, तो ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर अपन बना सकते हैं। एक अगर मान लें अपने पास कार्बन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। अब इसको फास्फोरस से डोपिंग करते हैं, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 + 1। भाई हमें तो आफ्टर कंप्लीशन के लिए 8 चाहिए, और इसमें क्या हो गया? 8 + 1, क्योंकि 9 हो गया ना टोटल इलेक्ट्रॉन, ऐड करेगा तो फिर क्या हो गया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। भाई हमें तो आफ्टर हम डोपिंग करेंगे तो हम चाहेंगे कि कोई भी एटम आपस में जब डोप करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीशन के बारे में सोचते हैं। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि अपन ने क्या 4 के साथ इसको 5 को डोपिंग किया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो एन टाइप। तो इनमें से किसी के साथ भी, किसी को भी डोप करो इनको, एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। और अगर मान लो कार्बन को मैंने डोप किया किसके साथ? बोरोन। अब बोरोन के पास तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास 4, तो मेरे पास दोनों टोटल तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो डेफिशिएंट है ना, देन इट इज अ पॉजिटिव टाइप, पी टाइप। समझ में आया ना? तो एक बात तो ये अपन ध्यान रखें कि भाई एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये हेवी एलिमेंट्स है ना, अब ये छोटा सा मतलब पार्ट है जो स्कूल में अपन को पूछते हैं, अब इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन, तो और मॉडिफिकेशन में अपने पास क्या हुआ कि द डोपिंग between 13th and 15th group also gives सेमीकंडक्टर्स। मतलब अगर हम 13 और 15th को अगर डोपिंग करें तो वो भी सेमीकंडक्टर्स बना रहे थे, उनमें भी सेमीकंडक्टर्स प्रॉपर्टीज। इसमें तो 3 और 5 है, तो ये तो ऑक्टेट कंप्लीशन है, फिर भी इसमें आ रहा है। तो ये ना किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स जैसे बिहेव करते हैं, मतलब टेम्परेचर अगर काफी कम है तो वो सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव। तो उससे भी मतलब अपन को मतलब जैसे एग्जांपल लिया, तो मैंने जब ऐसे सॉलिड्स बनाए ना, एल्यूमिनियम और फास्फोरस को डोप करके, या इंडियम और एंटीमनी को डोप करके, या फिर मतलब मैंने थैलियम और बिस्मथ को, या गैलियम और आर्सेनिक को डोप करके, मतलब इन दोनों के डोपिंग से, इन दोनों के डोपिंग से, इन दोनों के डोपिंग से, इनसे भी अपन को मिल रहे थे सेमीकंडक्टर्स। मेनली अपन से क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, लेकिन हमें इनके साथ भी रेडी रहना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली ये भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे, मतलब रिसेंटली स्टडीज में आया कि इनके डोपिंग से, मतलब सिर्फ इनके डोपिंग से नहीं, पर स्कूल में तो सिर्फ यही पढ़ते रहे स्कूल बुक्स में कि भाई ये और ये ऐसे डोप होगा तो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, बट उनके डोपिंग से भी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज आ रही थी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इवन मतलब अगर ऐसे ही द डोपिंग बिटवीन, मतलब 12th से भी, मतलब अगर अपन 12 और जैसे यहाँ पर 13 और 15 किया ना, तो 3 + 5 अपन ऐसे 13 और 15 से 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे थे। तो
अगर हम 16th ग्रुप को भी ड्रॉप कर लें 12th के साथ, तब भी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज आ रही है, बट एट डिफरेंट टेम्परेचर, उसमें भी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज आ रही है, और वो अपन को पता होना चाहिए। जैसे जिंक सल्फाइड है, इसमें भी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज थे, कैडमियम सल्फाइड है, इसमें भी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज थे। इवन अगर अपन देखें तो कैडमियम सेलेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड एंड मर्करी टेलोराइड, इनमें भी प्रॉपर्टीज अपन को पता है। ये 13th ग्रुप है। 12th ग्रुप में अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पर जिंक लिखते हैं, कैडमियम लिखते हैं, मर्करी। मतलब अगर अपन 12th ग्रुप की बात करें तो वैसे तो एन टाइप और पी टाइप इन दोनों से करेंगे, और यहाँ पर अपन 16th ग्रुप की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम ऐसे लिखते हैं। तो इनसे भी बन रहा था, मतलब ये और ये और ये और ये, इससे भी मतलब सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, इनसे भी सेमीकंडक्टर्स प्रॉपर्टीज आ रहे हैं। अब इसमें ना अपन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये बात है, जो अपन ने यहां पर पढ़ा इसके बाहर एक भी एग्जाम्पल भी नहीं है, ये कर, मतलब जितने एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, वो एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो उसके बाहर एग्जाम्पल भी नहीं पूछेंगे अपन से, चाहे वो मेंस हो या एडवांस हो, इसलिए मैं आपको मैक्सिमम पढ़, राइट। सो वो गारंटी में ले सकता हूँ, बस आपको ध्यान रखना है कि अच्छा ऐसे भी हो सकते हैं, सर ने मुझे बताया हुआ है कि कंडक्टिविटी पर ऐसे कर सकते हैं। अब एक लिखेंगे अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ना। अब देखो ऐसा मतलब अपन को लगेगा सर मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, 2 + 6 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 + 5 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें तो ठीक था। इन दोनों को अगर वो करो, डोप करो, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा था, तो अपन ने कहा एन टाइप हो गया। इन दोनों को डोप किया तो एक इलेक्ट्रॉन कम रह जा रहा था, तो पी टाइप लिख दिया। अब इन दोनों के डोपिंग से तो ऑक्टेट कंप्लीशन है, इन दोनों के डोपिंग से भी ऑक्टेट कंप्लीशन है, लेकिन फिर भी वहां इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ना। तो अपन कहेंगे जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है ना ऑफ PiO, CrO2, ReO3, मतलब टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड एंड ReO3, उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेक करोगे ना, जैसे ReO3, अपन सबको पता है कि सिल्वर के बाद सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होता है, कॉपर। और ReO3 बिल्कुल कॉपर जैसे बिहेव करता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इनमें भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपाउंड शोज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइक मेटल। तो कुछ ऐसे कंपाउंड तो मिल ही जाते हैं अपन जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो TiO, CrO2 एंड ReO3 हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइक मेटल्स, कंडक्टिविटी लाइक मेटल्स। तो अपन से पूछ लेंगे, बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइक मेटल, कंडक्टिविटी लाइक ये अपन बता, राइट। तो अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइक मेटल बता देंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। और अपन लिख भी सकते हैं ReO3 shows electrical conductivity like copper, conductivity like copper। अब मतलब वर्ड्स में भी लिख देंगे, क्योंकि कभी पूछेंगे बताओ which of the oxide will show the electrical conductivity like copper metal, अपन बता दें। और अपन बता सकते हैं that is the oxides like वेनेडियम के ऑक्साइड्स होते हैं, सारे के सारे वेनेडियम के हैं। ये जो प्रॉपर्टीज मतलब ऑक्साइड लाइक वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, राइट, एंड PiO,
दे हैव मेटेलिक प्रॉपर्टीज, उनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज होते हैं, एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द metallic and insulating properties, मतलब वो कंडक्टिविटी शो कर भी सकते हैं, इंसुलेटर्स भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग, जैसे ग्रेफाइट था, वेरी लो टेम्परेचर पे जाओगे तो सारे पाइप बन जाएंगे, इट इज इंसुलेटेड, लेकिन थोड़ा सा रूम टेम्परेचर होगा तो इट इज राइट ना, डिपेंड्स ऑन, बिल्कुल ये भी ग्रेफाइट जैसे एग्जांपल हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये पॉइंट अपने लिए काफी, बाकी मतलब ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा इसके अलावा अपन से कोई और बार बार अपन को ये कंपाउंड करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव इलेक्ट्रिकल, बार बार पूछा, तो इस पार्ट को ध्यान रखना। अब ये आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, नाउ वी कैन डिस्कस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो अब अपना क्लास का टाइम अपना हो गया, तो अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम आपका चैप्टर भी खत्म। सो आप होमवर्क भी कर सकते हैं, होमवर्क अपन मतलब डिस्कस कर सकते हैं। तो आप क्या करो, Yes, sir.